Partition of Bengal. In 1905, the Viceroy Curzon ordered the partition of the province of Bengal. At that time, Bengal was the biggest province of British India. It included Bihar and parts of Orissa. The British divided Bengal for reasons of administrative convenience. It was meant to weaken the national movement in Bengal, where the Bengali Hindu exerted considerable influence on local and national politics. The partition outraged the Bengalis. 1905 में वायसराय कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। बंगाल प्रोविंस को जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले जब ब्रिटिशर्स थे तब बंगाल जो प्रोविंस था वो अ, अभी आप जो मैप में देखते हो सिर्फ उतना बड़ा नहीं था। उस बंगाल में बिहार भी इंक्लूडेड था एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा भी इंक्लूडेड था। तो कुछ पार्ट उड़ीसा का एंड बंगाल आज का और बिहार ये पूरा मिला के उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बंगाल बोला जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको डिवाइड किया, ये रीज़न दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोविंस है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर लेंगे तो हमें ये थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाएगा। बट उनका जो मेन मोटो था वो ये कि उस टाइम बंगाल में जो फ्रीडम को लेके जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है? जो बंगाली हिंदूज़ थे मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो चाह रहे थे कि हम पार्टीशन कर देंगे। तो इस वजह से जो भी वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं फ्रीडम को लेके जो लोग जो है और आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा वो जो मूवमेंट है वो वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है? वो हिस्से में बढ़ जाएगा तो जो उनका ये नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यहाँ पे जो बंगाली हिंदूज़ थे, उनका जो लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स था, उस पे सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा। इस पार्टीशन से जो बंगालीज़ थे, वो क्या हुए बहुत ज़्यादा ही उनसे ब्रिटिशर से अपसेट हो गए। The streets of Calcutta were full of the cries of Vande Mataram, which became the national song of Bengal. कोलकाता की रोड्स पे वंदे मातरम के जो नारे थे वो क्या होने लगे, वो पूरे गूंजने लगे। The Bengal leaders felt that more administrations and public meetings were not likely to have much effect on the rules. अब जो बंगाल के लीडर्स थे उनको ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे या पब्लिक मीटिंग्स करेंगे तो जो इसका असर पड़ेगा। बट जब उन्होंने देखा कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ बंगाल लीडर्स को कि हम कितना भी डेमोन्स्ट्रेशन कर लें, कितनी भी पब्लिक मीटिंग कर लें, इससे ब्रिटिशर्स के रूल्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। द आंसर वाज स्वदेशी एंड बायकॉट। और इसका जो आंसर था कि कैसे हम इस पे इफ़ेक्ट डालें, तो उसका जो आंसर उनको मिला वो था स्वदेशी अपनाना और जो भी उनके मतलब ब्रिटिशर्स के यानी वेस्टर्न चीज़ें जो थी उसे बायकॉट करना, उसका बहिष्कार करना। Mass media were held all over Bengal where Swadeshi or the use of Indian goods and the boycott of British goods was proclaimed and pledged. अब लोगों ने क्या किया, पूरे बंगाल में बहुत बड़े जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये चीज़ें डिसाइड की गई, ये प्लेज लिया गया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, यानी जो इंडिया की चीज़ें हैं इंडियंस के थ्रू उनकी मेहनत से जो चीज़ें बनी हैं हम उसको अपनाएंगे और जो ब्रिटिशर्स की हैं यानी इंडिया के बाहर की जो चीज़ें हैं उसको बाइकॉट करेंगे। इन मैनी प्लेसेस पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ was organized and shops selling foreign cloth were picked. In Deltic Andhra, this movement was known as the Vande Mataram movement. बहुत सी जगहों पे जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको होली की तरीके से जलाया गया और जो उनके फॉरेन शॉप्स थी या उसकी लिक्वेयर की जो शॉप्स थी उनको सबको क्या किया गया, उनका पिकेटेड किया गया, यानी वहाँ पे धरने दिए गए
ठीक। और जो डेल्टाई आंध्रा का जो एरिया था वहाँ पे इस मूवमेंट को, क्योंकि वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, तो वहाँ पे इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से लोगों ने एक इस मूवमेंट को एक नाम दे दिया, वंदे मातरम मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट अपोज द ब्रिटिश रूल एंड encouraged देयर आइडिया ऑफ स्वदेशी, सेल्फ हेल्प, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये जो स्वदेशी था, स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें ब्रिटिशर्स के रूल्स को बहुत ज़्यादा इसमें इनकरेज किया गया, उसका विरोध किया गया। और जो आइडिया था स्वदेशी का, सेल्फ हेल्प का और नेशन को एजुकेट करने का, और इंडियन मतलब इंग्लिश को ना अपना के इंडिया की जितनी लैंग्वेजेस थी उनको यूज़ करना, ठीक है? तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। The opening decade of the 20th century was marked by the some other development also. In 1906, the All India Muslim League was founded by Aga Khan, the Nawab of Dhaka, and Nawab Mohsin ul Mulk. The Muslim League supported the partition of Bengal. It appealed to the Viceroy Lord Minto for a separate Muslim electorate in which Muslim voters would elect only Muslims. अब क्या हुआ कि 20th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हुई तो और भी कई सारे डेवलपमेंट्स उस टाइम हुए। उसी टाइम 1906 में वायसराय मिंटो से उन्होंने क्या किया जो ये ढाका के जो नवाब थे उन्होंने क्या बनाया, मुस्लिम लीग फाउंड किया 1906 में। आगा खान ने जो नवाब थे ढाका के, उन्होंने मुस्लिम लीग फाउंड किया और उन्होंने लॉर्ड मिंटो से कहा कि जो है आप एक काम करिए कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से आप इलेक्टोरेट का जो है उसको सेपरेट करिए, मुस्लिम्स का इलेक्टोरेट यानी उसको अलग करिए, ताकि हमें जब वोटिंग करनी हो तो हम सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोटिंग करें। और ये जो पार्टीशन हुआ था, जो सेपरेशन हुआ था बंगाल का, उससे आगा खां बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको ब्रिटिशर्स का ये जो डिसीज़न था वो मंज़ूर था, वो उस पे एग्री थे। Meanwhile, differences between the moderates and radicals widened. In December 1907, at the Surat session of the Congress, there was a major split in the organization. मॉडरेट्स और रेडिकल लीडर्स जो थे उनमें बहुत जो है डिफरेंसेस थे, बहुत मतलब एक दूसरे से वो कभी एग्री नहीं होते थे। दिसंबर 1907 में सूरत सेशन जो था कांग्रेस का, वहाँ पे एक बहुत ही मेजर डिवीजन हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन में। द ब्रिटिश tried to please the Muslims by passing the Indian Council Act of 1909. This act, also known as the Morley-Minto reforms, provided for separate electorates for Muslims. जो ब्रिटिशर्स थे, इन ब्रिटिशर्स ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो खुश हो जाएं। और इसको ये जो एक्ट पास किया गया, इस एक्ट को दूसरा नाम दिया गया जिसको बोला गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक सुधार के रूप में कि मार्ले मिंटो कुछ रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ सुधारना चाह रहे हैं, वो नाम उनको दिया गया, जिससे जो मुस्लिम्स हैं उसमें ये इलेक्टोरेट्स का उनके लिए अलग से एक प्रोविज़न किया गया, जो वो मुस्लिम्स माँग रहे थे। After the split, the Congress came to be dominated by the moderates. जब ये स्प्लिटेशन हुआ यानी डिवीजन हुआ, तो बहुत टाइम तक जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स लीडर ने इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। The moderates soon realized that the act did not provide adequate representation to Indians in the legislature. बाद में मॉडरेट्स को मतलब जल्द ही ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो एक्ट बना है, इसमें जो लेगिस्लेचर वाली चीज़ें हैं, लेगिस्लेचर पोस्ट है, ठीक है, या लेगिस्लेचर का एरिया है, इसमें इंडियंस का जो प्रेजेंटेशन है वो जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं है। लेगिस्लेचर मतलब आपको पता ही है कि लेगिस्लेचर वो जो लॉ को बनाए,
और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाए। तो लॉ बनाने में, ठीक है, उसमें मोस्टली ब्रिटिशर्स थे, वो अपने अकॉर्डिंग ही लॉ बना रहे थे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने इंडियंस को बहुत कम रखा। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। तो ये जो दो स्प्लिट हुए थे ना, टू ब्रांचेस में, जो कांग्रेस थी टू ब्रांचेस में जो स्प्लिट हुई थी, टूटी थी, वो वापस से दिसंबर में 1915 में ये रीयूनाइट हो गई, यानी एक साथ आ गया। Next year, at the Lucknow session of the Indians National Congress in 1916, the moderates and radicals put up a united front. दिसंबर 1915 में तो ये साथ आ गए। बाद में जो है अगले साल ही, यानी 1916 में ही लखनऊ का जो सेशन हुआ, उसमें ये दोनों ग्रुप्स, मॉडरेट और रेडिकल्स जो है, ये एक साथ क्या हुए, फ्रंट में आए, यानी इन्होंने जो मोर्चा था, ठीक है, जो फ्रीडम को लेके जो फाइट थी, उसको एक साथ संभाला। द लखनऊ कांग्रेस वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड कांग्रेस सिंस 1907। और लखनऊ का वो सेशन था जो 1907 के बाद दोनों, मतलब कांग्रेस जो बीच में दो ब्रांच में डिवाइड हुई, उसके बाद अलग अलग सेशन हुए, फिर 1907 के बाद 1916 में जाके जो कांग्रेस थी वो एक साथ यूनाइट होके फ्रंट पे आई। At Lucknow, the Congress and the Muslim League also sank their old differences and presented common political demands before the government. उसी टाइम लखनऊ में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने भी अपने बीच के जो भी इनके पुराने डिफरेंसेस थे उसको भुला के जो है, इन्होंने प्रेजेंट की जो चीज़ें थी उसको देखा, और फिर एक दूसरे को क्या किया, एक दूसरे के साथ आए, और जो डिमांड्स थी अपने नेशन को लेके, वो उन्होंने, जो भी इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी, वो इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट के, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। द कांग्रेस एंड द लीग साइन द कांग्रेस लीग पैक्ट एट लखनऊ इन 1916। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस जब दोनों साथ आ गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो एक पैक्ट साइन हुआ जिसको बोला गया कांग्रेस लीग पैक्ट, जो कि लखनऊ में साइन हुआ, और 1916 में इसको साइन किया गया था। कांग्रेस और लीग दोनों ने मिलके ही ये पैक्ट साइन किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, मीन्स राइज ऑफ महात्मा गांधी। नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, तो कहाँ पे महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में अपना एक योगदान दिया, उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक। ड्यूरिंग दी सर्कमस्टेंसेस अ न्यू लीडर मोहनदास करमचंद गांधी टुक कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में एक नया लीडर सामने आया जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्होंने ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, इसकी कमान को, यानी इसको एक लीड किया, उसको कमांड किया। In South Africa, he had already led Indians against racial discrimination and was well known in India and abroad. इन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी जो ये डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस को लेके, या नस्लीय भेदभाव था, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में इंडियंस का बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कमांड किया था। तो ये इंडिया के साथ साथ इनको अब्रॉड में भी लोग जान रहे थे। Gandhiji arrived in India in 1915 from South Africa. Underline it for your timeline. साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आए। जब वो यहाँ आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे इंडियंस के साथ, वो सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को इन्होंने देखा, उसे समझा। Then Mahatma Gandhi's first great experiment in satyagraha came in 1917 in Champaran, a district in Bihar. इन्होंने उसमें जो अपना फर्स्ट स्टेप उठाया, वो पहला जो सत्याग्रह इन्होंने किया, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार का है,
वहाँ पे 1917 में इन्होंने वो चीज़ स्टार्ट की। वो फर्स्ट सत्याग्रह इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया। और वो accompanied by Rajendra Prasad, J.B. Kriplani, and others, Gandhiji reached Champaran and began to conduct a detailed inquiry into the condition of the indigo peasants. Ultimately, Gandhiji won his first battle of civil disobedience in India. राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी और बाकी लीडर्स के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहाँ पे जो इंडिगो यानी इंडिगो को नील कहते हैं, जो अभी आप कपड़ों में जो नील यूज़ करते हो ना, उसको थोड़ा सा वाइट करने के लिए, थोड़ा चमक देने के लिए जो नील आप यूज़ करते हो, उस वो जो है उसकी पहले इरिगेशन किया जाता था। उसको जो है उस टाइम उसकी फार्मिंग की जाती थी इंडिगो की। तो ब्रिटिशर्स को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, बहुत प्रॉफ़िट होता था। ठीक है? तो गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्होंने वहाँ पे इंडिगो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन देखी। उसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, उन पीजेंट्स का साथ दिया और ये फर्स्ट बैटल था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये फर्स्ट सत्याग्रह का बैटल था जो गांधी जी ने जीत लिया। और वो बैटल था सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 1917 में बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में। देन सेकेंड, इन 1918 महात्मा गांधी intervened in the dispute between the workers and mill owners of Ahmedabad. 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में जो वर्कर्स थे और जो मिल के ओनर्स थे, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। तो वहाँ पे गांधी जी ने जो है वहाँ पे गए उस चीज़ को संभालने। गांधी जी अंडरटुक अ फास्ट unto death to strengthen the workers' strike. Finally, the mill workers received a hike in salaries. जब उन्होंने वहाँ की कंडीशंस को समझा कि वर्कर्स इतना जो है क्या डिमांड है उनकी, और जो मिल ओनर्स हैं, उस टाइम ओनर कौन होगा, जब ब्रिटिशर्स हैं तो वो अपने से ऊपर इंडियंस को देख नहीं सकते थे। तो उस टाइम भी मतलब मिल्स के ओनर जो थे वो ब्रिटिशर्स ही रहे होंगे। तो काम वो एक्स्ट्रा कराते थे लेकिन उतनी वो सैलरी या वेजेस वो प्रोवाइड नहीं करते थे। यानी वो काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देते थे। इसी से यही जो है एक रीज़न था कि जो वर्कर्स थे वो डिस्प्यूट कर दिए थे। ठीक है? तो उन वर्कर्स के साथ गांधी जी स्ट्राइक पे बैठ गए, हड़ताल कर दी। इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि गांधी जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो वर्कर्स का पूरा साथ दे रहे हैं और भी लोग इनसे जुड़ते चले गए, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पे हमें ये बात इनकी मान लेनी चाहिए। तो ये सेकंड बैटल था गांधी जी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि इन्होंने यहाँ पे भी अपनी बात मनवा ली और जो सैलरी थी, जितना वो चाह रहे थे वर्कर्स, उनकी सैलरी में भी काफ़ी हाइक हुआ। In 1918, crops failed in the Kheda district in Gujarat. The government refused to remit land revenue and insisted on its full collection. Gandhiji supported the peasants and asked them to withhold payment till its remission was met. Mahatma Gandhi won victories in all the three Satyagraha campaigns. 1918 में जहाँ पे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में समझौता कराया, वहीं उसी टाइम जो है 1918 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप्स थी, ठीक है, वो मतलब कह सकते हैं कि वो जो क्रॉप्स थी वो पूरी रुइंड हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई। बट अब मतलब जो पीजेंट्स थे उस टाइम क्या था, जो भी क्रॉप होती थी वो उसको सेल करते थे, फिर उससे टैक्स पे करते थे ब्रिटिशर्स को। तो अब जब पूरी क्रॉप्स ही बेकार हो गई, उनको वो बेच नहीं सकते थे, उससे वो कुछ अर्न नहीं कर सकते थे, तो वो किस तरीके से, चाहे वो लैंड रेवेन्यू हो या कुछ भी हो, टैक्स के रूप में, टैक्स के फॉर्म में वो ब्रिटिशर्स को पे कैसे करते। बट जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो गवर्नमेंट थी, वो
सारी कंडीशन को देखते हुए भी पीजेंट्स को उन्होंने ये बोल के रखा था कि आपको लैंड रेवेन्यू हर हाल में देना है। बिल्कुल, और पूरा देना है। आपको कोई भी टाइप का आपको जो है छूट नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरीके की माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको जो है जितना आपके ऊपर रेवेन्यू है आपका, आपको पूरा का पूरा पे करना है, अब आप चाहे जैसे करो। तो यहाँ पे भी गांधी जी ने पीज़ेंट्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्होंने कहा कि जब तक माफ़ी ना मिल जाए, तब तक आप बिल्कुल भी कोई भी टाइप का जो है टैक्स की पेमेंट नहीं करेंगे। वो अपनी बात पे अड़े रहे और लास्ट में जाके ब्रिटिशर्स को गांधी जी की बात पे एग्री होना पड़ा। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये 3 तरीके के, ये 3 टाइप के सत्याग्रह कैंपेन चलाए और तीनों में ही इन्होंने क्या किया, उस पे विक्ट्री हासिल की। द रोलेट एक्ट। In 1919, the British passed the Rowlatt Act. The act authorized the government to imprison any person without trial or conviction in a court of law. The act also curbed freedom of expression and strengthened police powers. Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah criticized the act as devilish and tyrannical. 1919 में ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट पास किया और इस एक्ट के में ये था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को किसी भी मुकदमे के लिए, ठीक है, या चाहे वो चाहे वो दोषी हो, ठीक है, चाहे वो गिल्टी हो या ना हो, वो उसे जो है क्या करेगी, कैद कर लेगी, ठीक है, उसको पकड़ लेगी। और जो पर्सन है इस एक्ट में जो भी एक्सप्रेशन था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उसको क्या किया गया, उसको मतलब उस पे अंकुश लगा दिया गया, ठीक है। मतलब अगर आप अपने आप को प्रूव कर गिल्टी आप नहीं हो और आप इसे प्रूव करना चाहते हो, तो इसकी भी आपको फ्रीडम नहीं थी उस टाइम। तो और इससे क्या हुआ, जो भी पुलिस पावर था वो और स्ट्रेंथन हो गया। तो महात्मा गांधी और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को डेविलिश और टायरनिकल बताया, यानी निर्दयी और अत्याचारी, रुथलेस बताया, अनकाइंड बताया। Many सत्याग्रह सभास वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। उस जब ये रॉलेट एक्ट आया तो बहुत सारे सत्याग्रह सभा सेटअप किए गए। गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ माइटी नेशन वाइड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली, ठीक है, एक पावरफुल नेशन वाइड यानी पूरे नेशन में हड़ताल जो है के लिए बोल दिया कि 16 अप्रैल 1919 को पूरे नेशन में क्या होगी, हड़ताल होगी। द पीपल रिस्पॉन्डेड विथ अनप्रेसिडेंटेड इंथुजियाज्म। अब जो लोग थे उन्होंने जब गांधी जी की बात सुनी तो बहुत ही सब क्या हुए, बहुत सब इंथुजियाज्म में, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह में, खुशी में सब उनके साथ हो गए कि हमें उस दिन हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है। देयर वर हड़ताल्स, स्ट्राइक्स, प्रोसेशंस एंड डेमोस्ट्रेशंस। और उस दिन पूरे इंडिया में बहुत सारे हड़ताल्स हुए, जुलूस निकले, बहुत सारे प्रदर्शन हुए यानी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। लोगों ने इस पे क्या किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। On 13th April 1919, a large but unarmed crowd had gathered at Amritsar to protest against the arrest of Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal General Satyapal. General Dyer, the military commander of Amritsar, decided to terrorize the people of Amritsar. Jallianwala Bagh was a large open space which was enclosed on three sides and had only one exit. अप्रैल 13, 1990 को 1919 को बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे क्या हुई, एक ग्राउंड में वहाँ पे कलेक्ट हुई। और क्यों कलेक्ट हुई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का जो
को जो अरेस्ट किया गया है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने के लिए 13th ऑफ अप्रैल को जो है बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह पे अब अनआर्म्ड थी, यानी निहत्थी थी, उनके पास किसी भी टाइप का कोई भी वेपन नहीं था। वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। तो उस टाइम अमृतसर के जो जनरल थे वो थे जनरल डायर। ये एक मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों को डराने के लिए, टेरराइज करने के लिए लोगों को उन्होंने डिसाइड किया जो है कि जलियांवाला बाग जो है एक बहुत बड़ा एरिया था, एक बहुत कह सकते हैं कि ग्राउंड था बहुत बड़ा, और वो 3 साइड से तो वो क्लोज था, यानी वॉल थी उसके, एक ही एंट्रेंस और वही एग्जिट था। तो जब 3 तरफ से दीवारें थी और एक तरफ गेट था, ठीक है, he closed the exit with his troops and then ordered his men to shoot into the trapped crowd with rifles and machine guns. तो उसको जो है जनरल डायर लोगों को जो डराना चाहता था, ठीक है, कि इस तरीके से लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, प्रोटेस्ट ना करें, कि जब देखो तब ये प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हर जगह स्ट्राइक करने लगते हैं, जुलूस निकालने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो, थोड़ा कम हो जाए। तो उसको डराने के लिए उसने क्या किया कि जो वो एक एग्जिट था वहाँ पे उसने उसको पूरा क्लोज कर दिया अपने ट्रूप्स से, ठीक है, यानी वहाँ पे अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को लगा दिया। और अब जब सारे सोल्जर्स लग गए वहाँ पे तो वो जो रास्ता था वो बंद हो गया। फिर उसने क्या किया, अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, उन पे तुम नॉन स्टॉप गोलियां चलाओ। मशीन गन थी, राइफल थी, उन सब पे उन सब से जो है उसने कह दिया, अब मशीन गन थी और राइफल्स थी तो कह दिया कि आप जितने लोग हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में पूरी आप लगातार आप क्या करो, फायरिंग करो। इससे क्या हुआ, हज़ारों लोग वहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कलेक्ट हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग मर गए, जिसको जलियांवाला ट्रेजेडी कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और ये जो एक इवेंट हुआ, इससे पूरे जो इंडियंस थे उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा, ठीक है, एक तरीके का उनके लिए शौक था। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसिडेंट। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उनको एक उपाधि दी गई थी उसको क्या किया, उसको त्याग दिया कि मुझे ये जो आपने मुझे रिनाउंड किया हुआ इस नाम से, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए।